चलो लिखो। लिखो रोल ए फेयर डाइस। क्वेश्चन लिखो। रोल ए फेयर डाइस। रोल ए फेयर डाइस ट्वाइस। डाइस को फेंक रहे हैं 2 बार। किसको ना क्या दिक्कत? अरे मैडम किसको ना क्या, वो तो किसकी हुई है। रोल ए फेयर डाइस ट्वाइस, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट that sum of two rolls equals 6. Sum of two rolls equals 6. A be the event that sum of two rolls equals 6, and B is the event that B is the event that same numbers comes up. Same number comes up, मतलब अगर दोनों डाइस पे सेम नंबर आए तो उस इवेंट को बी नाम देता है, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड P of A by B. Find P of A by B. पहले तो सिंपल स्पेस क्या होगा, फिर उसमें A क्या होगा, B क्या, इतना ही खोजना होता है, बाकी बन जाएगा तुरंत। वन बाई सिक्स। सिंपल स्पेस क्या होगा, कितना होगा सिंपल स्पेस? 36, ठीक है। 6 और 6, ठीक, दोनों एक ही बार में होगा, मतलब एक ही इवेंट में आएगा, इसलिए 6 × 6 36 होगा। और जब ए इवेंट का नाम देंगे हम, ए कौन सा इवेंट है, जब दोनों पे जो आ रहा है उसको मिला के 6 होगा। पहले पे अगर 1 आए, दूसरे पे 5 आए तो चलेगा, 6 हो जाएगा। पहले पे अगर 2 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, फिर 3 आ जाए और 3 आ जाए, फिर उसके बाद 4 2 आ जाए और फिर 5 1, और नहीं आ सकता सर। ये अगर आएगा 1 पे 2 पे 1 पे 2 पे 1 पे 2 पे, तो दोनों मिला के 6 पूरा होगा, और कुछ भी आ जाए नहीं होगा, तो मतलब ये अपना ए इवेंट हो गया। बी क्या है, अगर दोनों पे सेम आ जाए तो दोनों पे 1 1 आ जाए चलेगा, फिर दोनों पे 2 2 आ जाए, फिर 3 3 आ जाए, फिर 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 6 6 आ जाए, ये बी में आएगा। हमको ए बाई बी पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल के रख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन मैच कर रहा है, केवल 3 कॉमन 1। तो पी ऑफ ए बाई बी अगर निकालना होता है तो क्या लिखते हो, ए इंटरसेक्शन बी और बी बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में देख लो, एक क्या है, 1, और बी में कितना 6, तो 1/6। ऐसे लिखने के लिए भी बता ही दिए थे, कल तो ये कर रहे थे ना, क्या कल आए थे? नहीं आए, ठीक है, समझ गए। चलो
चलो नेक्स्ट लिखो। लिखो let A and B are two events. Let A and B are two events. Let A and B are two events such that A and B are two events such that probability of A union B का डैश। देखो A यूनियन B का डैश, इस तरीके से A यूनियन B है, ये बार भी लिखा रहेगा तब भी हम समझेंगे डैश ही है, बुक में लिखा रहता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का डैश दिया हुआ है 1/6, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 1/4। P ऑफ A डैश दिया हुआ है 1/4, ठीक है। देन A एंड B आर ऑप्शन है A और B कैसा इवेंट है, तो एक ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन है तुम्हारा इंडिपेंडेंट एंड इक्वली लाइकली। कहाँ रहता है इंडिपेंडेंट एंड इक्वली लाइकली? इंडिपेंडेंट एंड इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली का क्या मतलब होता है? सेम प्रोबेबिलिटी दोनों इवेंट का, ठीक है। डी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट एंड नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। सी है तुम्हारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, और डी है तुम्हारा कोई नहीं। हाँ बोलिए। डी देखो हमारे पास पी ए डैश दिया हुआ है, पी ए डैश क्या दिया हुआ है 1/4, तो पी ए क्या निकलेगा? 1 में से इसको घटा दो, 1 माइनस 1/4 3/4, पी ए निकाल चुके हैं। अब क्या कर दिया है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी का डैश दिया हुआ, तो ए यूनियन बी का डैश दिया हुआ है क्वेश्चन में
1/6, तो A यूनियन B क्या होगा 1 माइनस 1/6, ये कितना आ जाएगा 5/6, ये भी निकल गया, मतलब A यूनियन B निकल गया, A निकल गया और A इंटरसेक्शन B भी दिया ही हुआ, A इंटरसेक्शन B भी दिया ही हुआ है 1/4। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कैसे चेक होता है कल भी बताया, अगर दो इवेंट को चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है तो क्या चेक करते थे, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या आना चाहिए PA इंटू PB, तब वो इंडिपेंडेंट होता है। तो हम इस तीनों को निकाल लें पहले, इसमें से कौन कौन निकल गया, देखो ये दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B, PA भी तुम निकाल लिए हो, PB किसी तरीके से निकालो फिर उसमें रख के चेक कर लेंगे। तो PB निकालने के लिए अपना फॉर्मूला P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस स्टार्टिंग वाला P ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये P ऑफ A यूनियन B 5/6 रख दो, P ऑफ A 3/4, P ऑफ B निकालना है माइनस इंटरसेक्शन 1/4, तो P ऑफ B यहाँ से निकल गया 5/6, ये 3/4 उधर 1/4 इधर, 1/4 माइनस 3/4 कितना आ रहा है P ऑफ B 1/3, तो ये हो गया P ऑफ B। अब हम चेक करते हैं PA इंटू PB को क्या आ रहा है, तो PA तुम्हारा वहां है 3/4, PB निकला 1/3, कट के क्या हो गया ये 1/4 एंड इज इक्वल टू, ये भी दिया हुआ है ना इंटरसेक्शन वाला, तो यहाँ लिखा हुआ है P ऑफ A इंटरसेक्शन B भी क्या दिख रहा है तुमको 1/4 है, ये भी 1/4, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1/4, यानी कि इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट कितने ऑप्शन में है, सब ऑप्शन में, समझ गए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलते हैं जब इंटरसेक्शन नहीं हो, इंटरसेक्शन तो कुछ आ रहा है नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। अब इक्वली लाइकली है कि नॉट इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली मतलब सेम प्रोबेबिलिटी A और B का, तो P ऑफ A तुम्हारा 3/4 और P ऑफ B निकला है 1/3, तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, तो नॉट इक्वली लाइकली B नंबर हो। ठीक, पूछा हुआ क्वेश्चन हर जगह। क्या मनीष, तुम्हारा दोस्त कहाँ रह गया आज, तैयारी में? ठीक है, देखो 2 bags A and B क्वेश्चन है, 2 bags A and B A and B ठीक, कंटेन पहले वाले बॉक्स में है 3 white 4 रेड बॉल है, 3 white and 4 रेड, ठीक, 3 white and 4 रेड, एंड दूसरे वाले में है 3 white and 3 रेड। A and B कंटेन लिखा हुआ है 3 white 4 रेड एंड 3 white 3 रेड, ठीक है, बॉल। ठीक है, one of the bag is selected at random,
एक बैग पे हाथ गया अपना, वन ऑफ द बैग इज selected at random, is selected at random, ठीक है, and a ball is drawn from it, and a ball is drawn from it, इससे एक बॉल निकाल लिया गया, ठीक, ऐसे ही बिना देखे। If it is selected, if selected ball is of white color, if selected ball is of white color, selected ball is of white color, ठीक है, find the probability that find the probability that it is drawn from bag A, it is drawn from बैग ए। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे जो लोग क्लास में थे बेस थ्योरम में, कहीं ना बताए थे कि परसों थ्योरम परसों बताए थे, लाइट कट गया था, ठीक है। थ्योरम जो बताए बस वही चीज है, उसी को हम क्वेश्चन में लिख दिए हैं, ठीक है। आराम से अगर बनाओगे तो बनेगा। देखो सबसे पहले तो इवेंट का नाम लिख लो, ठीक। तो मान लो लेट A1 एक इवेंट है, कैसे भी नाम दे सकते हो, तुमको X Y Z कुछ भी लिख सकते हो। A1 है इवेंट जब बैग A इज सेलेक्टेड, मतलब जैसे हाथ दिए ना, तो बैग A पे हाथ चला जाए, इसका भी तो प्रोबेबिलिटी होगा ना, ऐसे बिना देखे हाथ दे रहे हैं हम, तो किसी बैग पे जा सकता है, दोनों बैग पे बराबर हाथ जा सकता है, ठीक है। तो हम नाम लिख रहे हैं, बैग A पे हाथ चला जाए, उस इवेंट को नाम दे दे A1, ठीक। A2 क्या दे दे, बैग B इज सेलेक्टेड, ठीक। अब व्हाइट कलर का बॉल निकल रहा है तो उसको भी एक नाम देना पड़ेगा, तो नाम दे देते B, ठीक है, बॉल, ठीक है, व्हाइट बॉल इज सेलेक्टेड लिख दो, उसको नाम दे दिए हम B। अब ध्यान से एक क्वेश्चन समझेंगे, 5 नंबर में आता है बेस थ्योरम, एक जनरली छोड़ देता है क्योंकि दूसरा वाला बनाता है, ठीक है, पहले इस टारगेट में रहता है। अब ये लाइन ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा, एक लाइन अगर लिख पाएंगे तो ये बहुत आसान होता है, नहीं तो वो छोड़ के ही आते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे कि अगर बॉल व्हाइट निकला, क्वेश्चन का लाइन पढ़ो लास्ट, इफ बॉल इज, इफ यहाँ देखो selected ball is of white color, then find probability that it is drawn from bag A। अगर हमारा बॉल व्हाइट निकला पहले, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले वाले बैग से निकला। तो पहले क्या हुआ, पहले बॉल व्हाइट निकला, पूछ क्या रहा है उसको देखो, तो पहले नीचे आ जाएगा B, व्हाइट बॉल इज सिलेक्टेड को B नाम दियो, तुम W भी दे सकते हो, व्हाइट ही व्हाइट, समझ नहीं बात। जब ये व्हाइट बॉल निकल, लिखने में व्यस्त रहना नहीं, तुम क्या लिख रहे हो, पहले एक क्वेश्चन समझ लो, ठीक है, उसका दूसरा देंगे तुमको मौका, उसमें एकदम हरा देना, ठीक है। तो व्हाइट बॉल सिलेक्टेड, पहले व्हाइट बॉल सिलेक्ट हुआ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग 1 से निकले, तो ऊपर क्या आ जाएगा A1। क्या बताए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि अगर अपॉन में रहता है तो नीचे वाला पहले हो चुका है, तो ऊपर वाले की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर व्हाइट बॉल निकल चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले बैग से निकला। इसको ऐसे ही नोट करते हैं, हमसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है यही, इतना भी लिख दिए 2 नंबर देगा, नहीं समझे, पूछ क्या रहा है वहां तक भी पहुंचते पहुंचते तुमको दिमाग ही चाहिए ना, तभी ना बना पाओगे। अब इसका फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, समझ रहे बात को क्या बोलना। अब इसका फॉर्मूला तो तुमको हम बिना सोचे भी लिखने बताए, जो लोग क्लास में थे हम लगा भी दिए हैं लेक्चर को, ठीक है। यही तो है बेस थ्योरम, लेक्चर को लगा भी दिए हैं, देखते नहीं है बच्चे, देखेंगे बाद में, उस सेकंड वाला जब एग्जाम होगा तो, ठीक, हम हटा भी देंगे तुरंत, जब जल्दी हट जाता है वो रोक देते हैं उसको।
तो इसको कैसे लिखोगे? P ऑफ A1 बाय B इज इक्वल टू, अगर पहले तो जो लोग नहीं थे वो भी देख लो कैसे लिखते हैं। इसको पलट दो, जो फॉर्मूला में जो पूछ रहा है इसको पलट के ऊपर लिखो B बाय A1, और ये नीचे वाला इधर लिख दो। लिख दिया? ऊपर यही लिखना। जब भी ऐसे यहां तक तुम पहुंच गए मतलब फॉर्मूला लिख लोगे। नहीं समझे बात को? यहां तक अगर पहुंच गए क्या लिखना, तो ये इतना इक्वल टू क्या होगा, इसको लिखने के लिए इसको पलट दो। पलट दिया, फिर नीचे वाला जो A1 है उसको इधर लिखिए और वही इधर लिख दो A1 B बाय A1 प्लस, क्योंकि 2 बैग है तो नीचे 2 टर्म, 3 बैग होता तो नीचे 3 होता। समझ लो? अब नीचे क्या लिखना है प्लस करके, तो जहां जहां A1 है वहां वहां A2 बस। तो P ऑफ A2, तुमको अगर यहां तक पहुंच गए तुम यहां तक फॉर्मूला लिख दिए तो आधा नंबर, जितने का क्वेश्चन उसका आधा आ गया। बनाए नहीं तो इसके बाद बनाने में क्या रखता है, इसके बाद देखो कैसे बनाएंगे, इसी को छापना है। P ऑफ A1 क्या होगा, उसके बदले क्या लिखेंगे? तो 2 बैग है A1 और A2, सामने 2 बैग है A1 A2, हाथ दे रहे हैं तो A1 पे हाथ जाने का कितना चांस? आधा, क्योंकि 2 ही है ना, ये बीच उच में नहीं जाएगा, हाथ बैग पे ही जाना फिक्स है वो। ठीक है, तो A1 क्या होगा? हाफ। मतलब हमारे पास जो 2 बैग है A1 और A2 इवेंट नाम दिए हैं, इसमें है 3, क्या 3 है? 3 व्हाइट और 4 रेड है, इसमें 3 है, 3 व्हाइट और 3 रेड है। ठीक, तो A1 सेलेक्ट होने का हाफ। अब A1 सेलेक्ट हो चुका है, देखो यहाँ नीचे क्या है A1, तो मतलब जब A1 सेलेक्ट हो गया है तो उसमें व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो A1 में व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी 3/7, 3 व्हाइट है टोटल 7 है, इंटू 3/7। नीचे तो एक यही होगा, ये वाला तो यही है, छापो 1/2 इंटू 3/7 लिख दिया प्लस। अब A2 का प्रोबेबिलिटी भी हाफ, जब A2 सेलेक्ट हो गया तो उसमें व्हाइट का क्या प्रोबेबिलिटी 3/6, तो 3/6। इसी को करना है कैलकुलेट, जो आ जाए व्हाइट हाफ हाफ कॉमन करके काट दें, ऊपर एक हाफ है नीचे दोनों में हाफ है, उड़ जाएगा कॉमन होकर, तो बचेगा ऊपर 3/7, नीचे क्या बचेगा 3/7 प्लस 3/6। कर लो कैलकुलेट, आंसर 6/13। बोलिए, यही है बेस थ्योरम। कल आ जाओ, वेक्टर खत्म करते हैं। हाँ हाँ, इसीलिए ना टाइम नहीं है, हम अपनी फंस गए इधर जो बीच में रहा ना बल, नहीं तो इतना में वेक्टर हो गया था। हाँ हाँ, संडे है, 8 से करें कल, 8 से 9, 9:30 तक। हाँ, सुबह सो जाएंगे घंटा? नहीं, टाइम ठीक है, 8 बजे आओ ना, तो दिक्कत कहीं जाओगे है क्या टाइम? आप संडे है सर, कहीं बोला हुआ है, आप बता रहे हैं हमको। नहीं, इतने बड़े तो नहीं हुए अभी, संडे मनाओगे तुम क्या? मनाना जिसको मनाना है, हमको पढ़ाना है बस। कभी साल भर में बुलाए संडे को? कभी नहीं, बुलाते भी नहीं है, रेयर चांस है। क्या आ जाओ ना कल, उसको हम ये कर देंगे मैनेज किसी दिन क्या वेक्टर और 3D पढ़ाना है, बस 2 चीज। लीनियर प्रोग्रामिंग हम रिकॉर्ड ही करेंगे, पहले से बोला हुआ है, इसमें नहीं कर पाए, कर लेंगे। बता देना, चलो लिखो तो अगला।
इनको एक और बना के दिखा दो जो आता है। बेस थ्योरम से यही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आता है, क्योंकि क्वेश्चन जो लिखेंगे अभी, ये लिख ली ऊपर वाला, उसको अगर तुम बना दिए तो समझो कि बेस थ्योरम समझ गए। ये सबसे आसान वाला हुआ इस टाइप का। इस टाइप का आसान वाला क्यों हुआ? क्योंकि बॉक्स में रखा हुआ है कलर का बॉल, सीधा सीधा छापना, हाफ इंटू गिन लेंगे जितना है उतना बाय टोटल, नीचे भी यही सेम टू सेम, समझ गए नहीं? ये आसान हुआ। अब बैग रहे रखा हुआ, उसमें 2-3 कलर का बॉल, 2 कलर का बॉल है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इजी हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे टाइप से लिख दिया जाए, जो कि कई बार आया हुआ है, चलो लिखो तो। ए मैन इज, ये तुमको आएगा क्वेश्चन और उसको याद कर लिख लेना, बगल में याद कर लेना। ए मैन इज नोन टू स्पीक, सभी बोर्ड में, दोनों बोर्ड में, ए मैन इज नोन टू स्पीक, नोन टू स्पीक ट्रूथ, नोन टू स्पीक द ट्रूथ, सही बोलने के लिए वो एकदम फेमस है, ठीक है। नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, फेमस है कि वो 4 में तो 3 ही बात सही बोलता है, एक बार झूठ बोलेगा ही, पक्का है ये। क्या पता है कि एक आदमी 4 में 3 ही बात सही बोलता है, ठीक है। अब वो काम क्या कर रहा है? He throws a dice, ये उसके बारे में मालूम है। अब वो काम कर रहा है कि डाइस फेंक रहा है। He throws a dice, ठीक है, and reports that it is 6, अपने डाइस फेंका इधर, ठीक है। अब बगल वाले को बोलता है 6 आया, तो गलत भी बोला होगा, क्योंकि 4 में से 3 बार को गलत सही बोलता है, एक बार तो झूठ ही बोलता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है कि गलती बोला होगा? वो पहले डाइस फेंका, he throws a dice and reports that it is 6, बोला कि 6 आ रहा है हमको, ठीक है, जबरदस्ती, reports that it is 6, ठीक है। find the probability that it is actually 6, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है वो सही में 6 ही आया होगा। find the probability that it is actually 6, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सही में 6 आया होगा वो बोला तो। इसमें बेस थ्योरम में बहुत सारा उटपटांग वाला क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो सिंपल वाला है वही बनाना है। बेस थ्योरम कब देख रहे क्वेश्चन कहीं काम का नहीं है। और अगर तुमसे इजीली हो जाए तो सबसे अच्छा है पहले सॉल्व लगा लेना पूरा। सॉल्व समझ रहे हो? या सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है, उसके बाद अपना जितना बनाओ। बना इवेंट का नाम रखो पहले अपने सिलेक्ट कि वो 6 बोलता है, उसको क्या इवेंट दिए तुम। फिर 6 आया सही में, उसको क्या नाम दिए तुम। फिर 6 नहीं आया,
जो थे बोल दिया, उसको क्या नाम दिए? नाम तो लिखो पहले, तब ना बेस थ्योरम लगाएंगे। नाम दिए, क्या मान ले? ए मान लो कि ए इवेंट मान लेते हैं कि मैन रिपोर्ट्स अकरेंस ऑफ 6। ठीक है, आदमी जो है वो बोलता है कि 6 आया, रिपोर्ट्स अकरेंस ऑफ 6 आने का सूचना देता है वो। इस इवेंट को नाम दे दिए ए। सही में ए आया, उसको नाम दे देते A1, मतलब अकरेंस ऑफ 6। एक्चुअली सही में आ रहा है, उसको नाम दे दिया A1। A2 क्या दे दिया? नहीं आ रहा है 6, लेकिन वो बोल रहा है नॉन अकरेंस ऑफ 6। ठीक, सबसे पहली बात बेस थ्योरम के क्वेश्चन में वहां तक पहुंचना है, P ऑफ समथिंग बाय समथिंग। पूछ क्या रहा है हमको, बोलो कि वो रिपोर्ट पहले कर रहा है 6, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ना, कि वो रिपोर्ट्स दैट इट इज 6, पहले बोल रहा है कि 6 आया, मतलब ये नीचे आ गया ये वाला। और अगर वो रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 ही आया? तो A1 आ जाएगा ऊपर। बोलो आगे नहीं आएगा? समझ में आ रहा? A1 को हम बोले हैं कि सही में 6 आया, और A को बोले हैं कि वो बोल रहा है इसे कि 6 आ रहा है इधर। ठीक है, तो पहले 6 आया, मतलब वो पहले बोला 6, तो बोला तो क्या प्रोबेबिलिटी है उधर 6 आया होगा? तो A1 ऊपर आ गया। यही निकालना है। अब तुम क्या करोगे? लिखोगे, बिना कुछ आए समझे भी लिख देंगे हम फॉर्मूला को। लिख देंगे कि नहीं? अगर हमको कुछ नहीं आता है तो इसको लिखने में कितना मिनट लगेगा हमको? ये तो इसको पलट दें, A/A1, इधर क्या A1, यही नीचे लिख दो A1 A/A1, फिर प्लस A1 की जगह क्या लिख देंगे? खाली A2, बस P ऑफ A2 P ऑफ A/A2। ठीक है, बोलिए। अब इसके बाद तुम करके बताओ क्या होगा। हाँ, 3/8 जो भी हो करिए, सॉल्व कीजिए इसको, आंसर बताओ सभी लोग। इसके बाद तुम इसमें कैलकुलेट करके लिख के बताओ कि क्या आ रहा है। P ऑफ A1 की जगह क्या आ रहा है? P ऑफ A2 की जगह क्या आएगा? ये तुमको आना चाहिए। बोलो, यहाँ लिख रहे हैं इसको। P ऑफ A1 मतलब क्या? इसको पढ़ो। P ऑफ A1 मतलब क्या? 6 आने की प्रोबेबिलिटी। डाइस फेंक रहे हैं तो उसमें 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी? 1/6। एक ही बार 6 आएगा, आ तो सकता है 6 का 6 कुछ भी। तो P ऑफ A1 की जगह लिखोगे 1/6 इनटू, अगर 6 आया तो वो बोला 6, मतलब सही बोला वो। देखो ध्यान से देखो, ये जो लाइन लिखा, ये वाला जो लिखा हुआ है P ऑफ A/A1, इसका क्या मतलब हुआ? A1 है 6 आने के, जो 6 आने अकरेंस ऑफ 6 का प्रोबेबिलिटी, तो उधर 6 आया और वो बोल भी रहा है 6, इसका मतलब वो सही बोल रहा है कि झूठ? सही बोल रहा है। अगर हम इधर 6 आया, बोल भी रहे हैं 6, मतलब सही बोल रहा है। तो सही बोलने का क्या प्रोबेबिलिटी दिया है क्वेश्चन? 3/4। वो 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स 6 सही बोलता है। तो मतलब इस ये जो है, इसके बदले में तुम क्या लिखोगे? इसके बदले में 3/4, क्योंकि इसका मतलब हुआ सही बोल रहा है, मतलब वो 6 आया तो 6 बोल रहा है। फिर नीचे भी वही है, तो 1/6 इंटू 3/4 प्लस, अब A2 P ऑफ A2 मतलब 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी। 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, तो नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6। और इसका मतलब हुआ झूठ बोल रहा है। इसका मतलब हुआ कि 6 नहीं आया है, नीचे A2 है, मतलब 6 नहीं आया है, नॉन अकरेंस ऑफ 6, लेकिन वो बोल रहा है कि 6 आया, तो झूठ बोल रहा है। तो जब 3/4 सही आने का, सही बोलने का है, तो झूठ बोलने का कितना होगा? एक ही बार झूठ बोलता है 4 में। ठीक, इसको कर लो कैलकुलेट, आंसर आ गया। कितना है? आंसर तक याद रखना इस क्वेश्चन का, एग्जाम के लिए बता दिया। ठीक है,
बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी हटा दिया है, नहीं देखे सिलेबस, उनको लग रहा है हटाएगा। चलो फिर भी बता देंगे, हटा भी दिया होगा। सीबीएसई से तो कंफर्म हटा दिया है, बिहार बोर्ड में पता नहीं है। क्या बोलो, तुम नहीं दे रही हो एग्जाम? बिहार बोर्ड से देंगे, बिहार बोर्ड ही है, याद थोड़ी रहता है हमको। लिखो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, तो दे देते जाके किसी बदले। क्या बदला उतना नहीं चलता? नहीं, अपने अपने स्कूल में दे रहे हो क्या तरुण? तो मस्त मजा आता हूँ। वो तुम करके भी क्या करोगे? अच्छा लगता होगा नहीं? जाते थे पहले क्या बचपन में स्कूल? वो स्कूल नहीं पहले था, पहले दूसरे स्कूल में, पहले दूसरे में थे, अभी ऐसे ही नाम लिखा लिया, तब तो कोई बात नहीं है। पहले वाला रहता तो जाते हो घूमने। तुम किस तरह से दे रही हो? अपने स्कूल से ना, आनंद आता होगा। अपना अपना स्कूल, ठीक है। देखो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पहले इसको समझो, ठीक है। अगर मान लो सिक्का फेंक रहे 10 बार, हम पहले हम बोल रहे हैं 10 बार टॉस करना, ठीक। तो 10 टॉस में तो चांस तो दो ही चीज का मिलेगा, तीसरा चीज का मिलेगा। 10 टॉस अगर करें हम तो हेड या टेल ही आएगा, सक्सेस या फेल ही करेंगे, तीसरा चीज नहीं होना चाहिए। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी तभी आता है जब हम एक्सपेरिमेंट को कई बार करें और हर एक्सपेरिमेंट में दो ही आउटकम हो, पास या फेल, तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी आता है। क्या आता है उसमें? क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर हम 10 बार सिक्का फेंक रहे हैं, 10 बार टॉस कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 5 बार हम जीते हैं? नहीं समझ रहे बात? एग्जैक्टली 5 बार हेड आए, एग्जैक्टली 7 बार हेड आए, तो उस केस में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करते हैं हम, ठीक। अब जैसे मान लो कि 10 बार सिक्का, पहले हम समझा देते हैं इसको तब लिख देंगे। अगर मान लो 10 बार सिक्का फेंक रहे हो, 1 2 3 10 टाइम्स फेंक रहे हो, पूछेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 बार हेड आए एग्जैक्टली, ये नहीं कि 4 बार और उसके बाद भी आ जाए, 4 बार हेड आ जाए, तो कौन सा 4 बार हेड आएगा जरा बताओ तुम। अगर 10 में से 4 बार हमको एग्जैक्टली हेड लाना है तो कौन सा 4 बार तुमको हेड आएगा? है? सोच के बताना, आ नहीं रहा है, ये बोलना ही नहीं है, ये बोल रहा है जो पहले 4 होगा। किसी में भी, यही तो पूछ रहे हैं, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? किसी 4 में आ सकता है ना, पता कहाँ है? या तो चारों लास्ट में, शुरू का 6 हार गए, ठीक है, तो लगातार जीत गए 4, हो गया अपना काम। या पहला आ जाए, फिर नहीं आया, फिर बाद में आ जाते, ठीक। तो कोई भी 4, तो 10 में से कोई भी 4, अगर मान लो 10 बच्चा, तुमको थोड़ा सा इतना तो पता है कि अगर n बच्चे में से r को सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके से सेलेक्ट करना है? NCR, इसका क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, सेलेक्टिंग r थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, मतलब n में से r को सेलेक्ट करने। तो 10 में से कोई भी 4 पे आ सकता है, तो कितना पॉसिबल पेयर बन सकता है? नहीं समझ रहे? वो 10C4 होगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको 4 बार सक्सेस हो? ऐसा लिखने का मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 टाइम्स सक्सेस, समझ रहे हैं? 4 बार हमको हेड आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 10 में से? अगर तो पहली बात तो किसी 4 में आ सकता है, तो उसको हम लिखेंगे 10C4। मतलब 10C4 से हम सेलेक्ट कर लिए वो 4, मतलब 4 बार तो किस भी आएगा। अब जो 4 बार तुम हेड चाहते हो तो चारों बार हेड आएगा तुमको, मतलब हाफ 4 बार आएगा, हाफ इंटू हाफ, ये 4 बार आएगा। तो जो बच गए 6, उस पे क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए, तभी ना एग्जैक्टली 4 बार। तो फिर बचा हुआ जो है हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, ये 6 बार होना चाहिए। मतलब देखो, अगर ये तो हो गया तुमको हेड टेल कर दिया, इसीलिए हाफ हाफ ये दिख रहा है,
दोनों सेम दिख रहा है तो वो कंफ्यूज कर जाएगा। लेकिन अगर कई एक्सपेरिमेंट को मान लो 10 बार कर रहे हैं या n बार ही कर रहे हैं, टोटल n टाइम्स हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उसमें r टाइम अगर सक्सेस चाहिए तो समझ रहे कि नहीं बात? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r टाइम सक्सेस इज इक्वल टू NCR। ठीक, अगर सक्सेस का प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि p है, ठीक, तो p कितनी बार आएगा? r बार, तो p पे पावर r हो गया। और अगर फेल का प्रोबेबिलिटी तुमको कितना है? q है, तो q कितनी बार आएगा? n माइनस r। n है टोटल, उसमें r बार तुमको p आ गया, तो n में से जो r चला गया, जो बच गया, वो क्या आएगा? q आएगा। मतलब फेल n माइनस r बार करेगा और पास r बार करेगा। नहीं समझने का? हल्का भी समझने का बात ही नहीं, फिर से समझाना पड़ेगा, टाइम हो गया। लेकिन इसको अगर लिखवा दे थोड़ा सा, एक लाइन बस लिखवा दे, लिखो तो तेजी में, तब ठीक हो जाएगा। लेट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के नीचे लिखो let an experiment n has an independent trial, ठीक है, and each of the trial has two possible outcomes, सक्सेस एंड फेल्योर। दो ही चीज आना चाहिए, सक्सेस एंड फेल्योर। मतलब n बार कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, और सभी ट्रायल में दो ही चीज होगा, पास फेल। ठीक, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज p, गेटिंग सक्सेस इज p, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज p and getting failure is q, such that p plus q equal to 1, पास फेल मिला के 1 होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि दूसरा चीज हो जाए, जैसे हेड आने का हाफ है तो टेल आने का भी हाफ ही होगा, पास फेल मिला के 1। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर पास का प्रोबेबिलिटी p है और फेल का प्रोबेबिलिटी q है, सच दैट p plus q equal to 1, then प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r टाइम सक्सेस। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ नीचे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली r टाइम्स सक्सेस। इसका मतलब ये हुआ, ये जो नोटेशन है, r टाइम्स सक्सेस होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? n में से किसी r पे सक्सेस आ सकता है, तो सक्सेस होगा r बार। मतलब p जो है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है? p r बार इनटू हो जाएगा, तो p पावर r। अब बाकी जो बच गया वो क्या होगा? q। तो q कितनी बार होगा? n में से r चला गया। तो ये हो गया फॉर्मूला, इस पे कर लेंगे क्वेश्चन, फिर हो जाएगा बाइनोमियल का काम खत्म। ठीक है।